गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूँ मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। हालांकि ये मैथ बाय अनुराग दीक्षित है, लेकिन आप लोगों के कहने पर आज पहला एक चैप्टर मैं आपके सामने लेके आया हूँ ह्यूमन बॉडी से। दैट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे शरीर में जो 8 तंत्र होते हैं उसमें एक तंत्र ये भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि इसमें कौन कौन से शरीर के अंग पार्ट लेते हैं, पाचन होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या होती है। ठीक है। और शुरुआत में जो एक बेहतरीन चीज़ के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे, मतलब एक ऐसे अंग के साथ शुरुआत करेंगे। हालांकि आपको डायग्राम दिख रहा होगा तो आपने एक अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि हम लोग किसके साथ शुरुआत करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। जिसके साथ हम लोग शुरुआत करेंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें लगभग सारा पाचन की क्रिया जो होती है संपन्न होती है। हालांकि शरीर में कई सारे पार्ट होते हैं जिसमें पाचन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है गाइज, आर यू रेडी? सभी लोग तैयार हैं? चलो भाई। तो अपना पहला पार्ट है आज डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी पाचन तंत्र का। तो सबसे पहली बात ये आई कि भाई पाचन क्या होता है। पहली बात ये आई कि पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है। तो कौन बताएगा कि डाइजेशन क्या होता है? हालांकि ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर आप ये विश्वास रखिएगा कि आपको ये रिकॉर्डिंग लगेगी नहीं। ठीक है। डाइजेशन क्या होता है, इस बात का आपको बताना है कि कौन बताएगा कि डाइजेशन होता क्या है, पाचन किसे कहते हैं। सुनिए, हमारे शरीर में जितने भी खाने वाली चीज़ों को हम लोग खाते हैं उसमें कुछ विलेय होती हैं, मतलब कुछ आसानी से घुल जाती हैं, सोल्यूबल होती हैं, और कुछ इनसोल्यूबल होती हैं। तो जो घुल गई शरीर में, ब्लड के साथ मिल गई, ठीक है, और पूरे शरीर में फैल गई, तो उसमें जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो शरीर में पहुंच जाते हैं डाइजेशन के बाद। लेकिन जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं घुलती हैं, अविलेय होती हैं, ठीक है, अविलेय होती हैं, उनको क्या होता है, उनको भौतिक और रासायनिक प्रोसेस होते हैं शरीर में। केमिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे एक्सरसाइज होती है और कई सारे एंजाइम्स, कई सारे एसिड बनते हैं शरीर में। तो भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उन तत्वों को, किन तत्वों को जो घुले नहीं हैं, उनको क्या किया जाता है, घोला जाता है, सोल्यूबल बनाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है कि अविलेय भोज्य पदार्थों को, फूडिंग सब्सटेंस को जब हम लोग केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से घोलते हैं तो उसी को कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं? डाइजेशन। तो मैंने क्या बताया, जितने भी फूड सब्सटेंस जो कि कैसे होंगे, इनसोल्यूबल होते हैं। फूड सब्सटेंस जो कि कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं। अविलेय फूड सब्सटेंस जो होते हैं उनको किसके माध्यम से, उन फूड सब्सटेंस को केमिकल और फिजिकल, यानी कि भौतिक और रासायनिक, भौतिक व रासायनिक, रासायनिक का मतलब केमिकल प्रोसेस, ठीक है, रासायनिक का मतलब क्या होगा, केमिकल प्रोसेस के द्वारा, केमिकल प्रोसेस से क्या करना, सोल्यूबल बनाना, यानी कि विलेय बना देना, सोल्यूबल बनाना। यही क्या कहलाता है, सोल्यूबल बनाने का ही जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं? डाइजेशन। पाचन इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, पाचन कहते हैं। ठीक, इतना नोट कर लीजिएगा, आप अपनी लैंग्वेज में लिख भी लीजिएगा। समझ में आ गया होगा सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। दूसरी बात ये आती है कि सर ये तो पाचन आपने बता दिया कि ये पाचन होता है सर, लेकिन हमारे शरीर को इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों हमारे शरीर को पाचन की जरूरत पड़ी? तो नीड ऑफ डाइजेशन ऐसा क्यों हुआ? जैसे ये पहला पॉइंट मान लो, इसको हम दूसरा कहते हैं नीड ऑफ डाइजेशन, यानी पाचन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो पाचन की जरूरत क्यों पड़ी, जरा ध्यान से समझना, पाचन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, जितने भी पूरे इस संसार में जीवित जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, जानवर, रेप्टाइल्स, उड़ने वाले, सभी के सभी जितने भी लिविंग फॉर्म में है, लिविंग थिंग्स है, उन सभी को अपने पूरे डेली रूटीन के लिए, दिनचर्या के लिए क्या होता है, एनर्जी की जरूरत होती है। तुमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? कैसे पड़ती है?
स्कूटी से आप हो या आप मोटरसाइकिल से हो, किसी स्कूटी का पीछा किया आपने, स्कूटी का पीछा किया, स्कूटी का पीछा करके थक गए, तो फिर या अगर सफलता मिल गई तो फिर दोनों लोग किसी मोमोज की दुकान पर रुकोगे और मोमोज खाओगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मोटरसाइकिल से पीछा करके आप भी थक गए और स्कूटी भगाकर वो भी थका। तो अब थकावट के कारण हमें लगा कि हमारा शरीर कमजोर हो रहा है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। अच्छा, हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म से मिलती है? ज़्यादातर देखो, शरीर को एनर्जी स्टेबिलिटी देने का बहुत सारे काम होते हैं। उसमें हम लोगों को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्टेबिलिटी, एनर्जी और ताकत, स्ट्रेंथ देते हैं। लेकिन जब शरीर काम करते 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 धीरे से थकता है तो हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि हम उस शरीर को जो कि पहले जैसा एनर्जीफुल था, अब जो क्षीण हुआ है उसको फिर से एनर्जी दें। तो एनर्जी देने के लिए हमें कुछ खाना पड़ा। खाने से हमें एनर्जी कैसे मिलती है कि हमारे शरीर में खाने के थ्रू जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स या भोज्य पदार्थ जाते हैं उससे हम लोग ग्लूकोज अलग करते हैं, फैट अलग करते हैं, मिनरल्स अलग करते हैं, विटामिन अलग करते हैं और अपनी अपनी जगहों पर उनका इस्तेमाल करते हैं। राइट? तो यहाँ पर ज़रूरत इसलिए पड़ी कि शरीर को एनर्जी देने के लिए या शरीर को स्थिरता देने के लिए, शरीर को ताकत देने के लिए हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत पड़ती है और उसी खाने को पचाने के लिए, यानी उनसे पोषक तत्वों को अलग करने के लिए ज़रूरत होती है पाचन की। तो एक सिंपल सी भाषा में पाचन की ज़रूरत किस लिए होती है? हमारे शरीर को पोषक तत्वों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, हमारे शरीर को एनर्जीफुल रखने के लिए, हमारे शरीर में ताकत रखने के लिए, हमारे शरीर में जो भी खाद्य पदार्थ बाहर से आए हैं उनसे मुद्दे की चीज़ें अलग करने के लिए ज़रूरत होती है किसकी? पाचन की। ठीक, समझ में आया पाचन की ज़रूरत क्यों होती है? स्पष्ट है? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का। अब होता क्या है देखो, हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम में, पूरे के पूरे पाचन तंत्र में कुछ चीजें होती हैं जो कि इस डाइजेशन का काम शुरू करती हैं, इस पाचन का काम शुरू करती हैं, मतलब पाचन तंत्र के मेन पार्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा जो पाचन तंत्र होता है, उसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कि इस पाचन की प्रोसेस में काम करते हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो पाचन की प्रक्रिया में या डाइजेशन की उसमें प्रोसेस में पार्ट करते हैं? तो अब हम लोग इस बात को पढ़ेंगे। आपने ये समझा पाचन क्या होता है, आपने ये समझा पाचन की जरूरत यानी डाइजेशन की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्चुअली पाचन तंत्र जो होता है वो केवल जो उसका क्लासिफिकेशन अगर मोटा मोटा आप देखो तो दो चीजों से होता है। किससे किससे? पहला होता है आहार नाल और दूसरी होता है पाचन ग्रंथियां। ठीक है, आहार नाल यानी पाचन तंत्र एक्चुअली देखो तो दो पार्ट से मिलकर बनता है। आहार नाल, जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, आहार नाल, और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियां यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, लिख देते हो भी पाचन ग्रंथियां। नोट अपने बनाते रहना, नोट्स अगर कहीं बना रहे हो, नहीं तो केवल अगर देखते रहोगे तो भी समझ जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बड़े सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। ये एलिमेंट्री कैनल कहलाती है। क्या कहलाती है? एलिमेंटरी कैनल, और इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक, अब इसमें किसका किसका यूज होता है, कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। आहार नाल, एक्चुअल में आहार नाल का जो हिसाब होता है वो हमारी ओरल कैविटी, माउथ कैविटी से आप बल्कि ये समझ सकते हो, माउथ कैविटी यानी मुख गुहा से लेकर ये हमारे मलाशय तक यानी रेक्टम तक फैली होती है। कौन? आहार नाल। मुख गुहा से लेकर यानी कि जहां से हम लोग खाना एंटर करते हैं और जहां से खाना एक्सक्रीट होता है डाइजेशन के बाद, मलाशय, रेक्टम। तो मुख गुहा से लेकर मलाशय तक फैली रहती है और कई भागों में बंटती है। बढ़िया, क्षुद्रांत, पेनक्रियाज, लीवर, कई सारी चीज़ों में। आगे हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, हर एक चीज़ को बड़े डीप में पढ़ेंगे।
मेरे ख्याल से इसके बाद जब आप ये डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि पेपर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो इससे बाहर जाने की उम्मीद होगी। ठीक है, मैं आपको बड़े ही क्लासिफाइड वे में पढ़ाऊंगा और काफ़ी सारी चीज़ों के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई? पाचन जरूरत क्यों पड़ी? पाचन तंत्र के मुख्य भाग जो होते हैं जिसमें ये क्लासिफाइड किया जा सकता है, एक एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल, पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब अगर आहार नाल की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया आपको, ये कहाँ से, माउथ कैविटी से लेकर कहाँ तक जाती है? रेक्टम तक फैली होती है। ठीक है, कहाँ तक फैली होती है? रेक्टम तक। अब अगर इनके भागों को हम देखते हैं, आहार नाल या पाचन ग्रंथियों के भागों को देखते हैं, तो हमें इसमें पता चलेगा कि इसमें और कौन कौन सी चीजें आती हैं और कहाँ तक पहुँचती हैं। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आई? चलो भैया, अभी हम आपको थोड़ी देर में एक डायग्राम भी दिखाएंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कौन सी चीज़ कहाँ उपस्थित होती है, कहाँ होती है, क्या नहीं होता है, क्या होता है। ठीक, इतनी बात तो क्लियर हो गई, समझ में आ गया? वेरी गुड। अच्छा, अब चलो भाई थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब आहार नाल में कौन कौन सी चीजें होती हैं इसको हम आपको बता देते हैं। ठीक है, बताया जाए। देखो, इसकी शुरुआत मैंने आपको बोला था, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? माउथ कैविटी यानी मुख गुहा से। अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है, होता है। तो आहार नाल की अगर, चलो इसको रफ करके ऊपर से बताते हैं। ठीक है, एक मिनट। इतनी बात नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट हो गया? चलो गुड। इसको हम रफ कर लेते हैं और फिर आपको ऊपर से बताते हैं यहां पर। ठीक है, केवल आप देखते रहो, सुनते रहो अच्छे ढंग से, एक के बाद एक चीजें बिल्कुल इंटरकनेक्टेड मैं बताऊंगा, और याद अगर आप एक दो बार इसका रिवीजन कर लोगे तो चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा और बड़े इत्मीनान के साथ देखिएगा, बिना किसी जल्दबाजी के। अगर आप बढ़ा कर देखोगे तो वैसे ही आएगा, कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, कुछ जाएगा। लेकिन अगर इत्मीनान के साथ देखोगे तो सब कुछ अच्छे से आएगा। ठीक है, मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड था, एक एलिमेंट्री कैनल, एक एलिमेंट्री कैनल यानी कि आहार नाल, और दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा मैंने बताया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियां। ठीक, अब मैं आपको ये बताने जा रहा था कि एलिमेंट्री कैनल कितने भागों में होती है, इसको कौन कौन से। तो मैंने शुरुआत करी, मैंने कहा, मैंने इसको बोला आपको ये माउथ कैविटी से शुरू होती है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। ठीक है, माउथ कैविटी को हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? मुख गुहा से। ठीक, उसके बाद इसका जो दूसरा भाग आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। सुनिए, आपने खाना खाया मुंह में, उसका ध्यान से देखना, उसके बाद खाना खाया तो खाना जो है अंदर यहां से ऐसे होता हुआ जाता है, ऐसे होता हुआ जाता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। दूसरा जो इसका भाग आता है उसको बोला जाता है ग्रास नली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओइसोफेगस। क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, ग्रास नली दूसरा भाग होता है किसका? एलिमेंट्री कैनल का। और अगर आप इसको देखो, अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है इसकी लंबाई कितनी होती है ओइसोफेगस की, तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। किसकी? ओइसोफेगस की। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? माउथ कैविटी के बाद एलिमेंट्री कैनल यानी आहार नाल का जो दूसरा भाग था वो कौन सा था? आहार नाल का जो दूसरा भाग था वो था ओइसोफेगस, यानी इसको बोलते हैं ग्रास नली। ये वाला हिस्सा 25 सेंटीमीटर तक की लंबाई की ये होती है। ठीक, तीसरे भाग पर आते हैं। तीसरा भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं? स्टमक, यानी कि अमाशय। क्या बोला जाता है? अमाशय। तीसरा भाग स्टमक। स्टमक, इसको क्या बोलते हैं? आमाशय। आमाशय, ये तीसरा भाग होता है किसका? एलिमेंट्री कैनल का, आमाशय। ठीक, और आप ये कह सकते हो लगभग 25, आमाशय से बड़ा। ठीक है, इससे बड़ा ग्रास नली से लगभग 30 सेंटीमीटर लंबाई का ये आमाशय होता है। ठीक है, जानते हो कहां पर होता है आमाशय? सुनिए,
ये ग्रास नाली आई, उसके बाद यहाँ पर होते हैं हमारे लंग्स, लंग्स को हमारे कवर करती है रिब्स, रिब्स के नीचे होता है डायफ्राम, जो कि क्या होता है हमारे लंग्स को ऊपर सिकुड़ते और जब वो होते हैं फैलते हैं तो उसमें मदद करता है डायफ्राम। कोई नहीं बताता है, किसी को पता ही नहीं होता है। डायफ्राम के नीचे ठीक राइट वाले पार्ट में, डायफ्राम के नीचे राइट वाले पार्ट में यहाँ पर स्थित होता है लिवर, और लिवर के ठीक इस वाले भाग में यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ वाले भाग में स्थित होता है स्टमक, आमाशय। इतनी बात क्लियर है? अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी बात आपकी स्पष्ट हो गई है, आपको समझ भी आ गई होगी तो बड़ा अच्छी बात है भाई। अब इसमें तीसरा भाग, चौथा भाग आता है जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आहार नाल की बात हो रही है भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन लंबाई इसकी काफी होती है, लगभग ये 6 से 7 या 8 मीटर की लंबी आंत होती है, 6 से 8 मीटर। हिंदी में इसको एक और शब्द से जाना जाता है, उसको बोलते हैं क्षुद्रांत्र। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत, क्षुद्र आंत। ठीक, ये इस आहार नाल का यानी कि एलिमेंट्री कैनल का चौथा भाग था। माउथ कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके बाद वाला आपको अंदाजा लग ही रहा होगा कि इसका जो अगला भाग होगा वो क्या होगा। बोलो क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला भाग? कोई बताएगा? हाँ, आप लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा कि इसका अगला भाग जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन होगा। बढ़िया। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के आगे एक नुकीला सा सिरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। याद रखिएगा, सीकम। ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो, सीकम। अब सीकम के बाद आती है बड़ी आंत। ठीक है, यहां पर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। ठीक है, अभी मैं सब आपको उसमें दिखाऊंगा डायग्रामेटिक फॉर्म में, सब कुछ आपको दिखेगा, सब समझ में आएगा डायग्रामेटिक फॉर्म में। लार्ज इंटेस्टाइन, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई। अब सर इसमें आपने अभी तो बताया था कि जो आहार नाल होती है वो माउथ कैविटी यानी मुख गुहा से लेकर रेक्टम तक फैली होती है, तो क्या सर इसमें कहीं मलाशय का तो जिक्र ही नहीं हुआ है? ये बात आपके दिमाग में अगर नहीं आई है तो आनी चाहिए। अगर नहीं आई है, बोलो आई है क्या? नहीं आई। तो मेरे भाई मैं आपको वही बताने जा रहा था, आप ध्यान से सुनो। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत, इसका एक भाग होता है रेक्टम। इसके दो भाग होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, एक पहला होता है कोलन, दूसरा होता है रेक्टम यानी कि मलाशय। याद रखना। ठीक है, इस बड़ी आंत के दो भाग होते हैं, एक होता है कोलन और एक होता है रेक्टम। इसी रेक्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टम को ही कहा जाता है मलाशय। क्या कहा जाता है? मलाशय। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, जैसे छोटी आंत के विषय में पूछ देता है। कहता है छोटी आंत के जो दो, जैसे 6 से 7 मीटर मैंने लंबाई बताई छोटी आंत की, तो कभी, एक मिनट रुकना, तो छोटी आंत के विषय में क्वेश्चन क्या पूछता है? छोटी आंत के विषय में क्वेश्चन ये पूछता है कि ये बताइए छोटी आंत के क्या कोई भाग होते हैं? तो जवाब होगा हाँ, भाग होते हैं। इसके भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ग्रसनी, दूसरा होता है इलियम। ठीक है, क्या होता है? ग्रसनी और इलियम। लिखेंगे, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, हालांकि मतलब ऐसा कभी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछ दिया गया तो फिर लिख लो। ठीक है, ग्रसनी और इलियम। ये जो ग्रसनी होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिओडेनम। क्या बोलते हैं? डिओडेनम। इसका यूज अभी आप यहां पर जब इस डायग्राम को मैं समझाऊंगा तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, डिओडेनम। और दूसरा मैंने बताया इलियम। ठीक है, दूसरा इसका भाग होता है छोटी आंत का इलियम। इसको आप लिख लो पहले। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा सुनते हैं। अब हम लोग इस आहार नाल को कंप्लीट करके हमने कहा था दूसरा जो भाग होता है ये होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचन ग्रंथियां। इसके भी कई सारे भाग होते हैं पाचन ग्रंथियों के। कौन कौन से भाग होते हैं पाचन ग्रंथियों के, जरा देख लेते हैं। पाचन ग्रंथियां क्या होती हैं? हमारे शरीर में पाचन में मदद कर, देखो ये क्या है आहार नाल, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? इनमें पाचन होता है, इसमें ये पाचन में मदद नहीं करेंगे।
इसमें पाचन होता है। अब पाचन में मदद, डाइजेशन में मदद कौन करती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वो कौन कौन सी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? इसको देखते हैं। पहला होता है सलाइवरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। तो पाचन ग्रंथियों डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहला होता है लार ग्रंथि, इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरा इसमें होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लिवर, यानी कि यकृत। हिंदी में बोलते हैं यकृत, इंग्लिश में बोलते हैं लिवर। और तीसरा इसमें होता है जिसको हम लोग जानते हैं पैनक्रियास के नाम से, यानी कि अग्नाशय के नाम से, पैनक्रियास। ये सब पाचन करने वाली ग्रंथियां होती है। पैनक्रियास, पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय। ठीक है, बोलो हाँ या ना। उम्मीद है कि इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, लार ग्रंथि, यकृत और पैनक्रियाज, ये तीन पाचन ग्रंथियां होती हैं बेसिकली, जो हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको प्रॉपरली काम करने के लिए मदद करती हैं। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इस बात को, जैसा भी आप समझो वैसा कर लो। फिर हम लोग अच्छा हाँ, अब जरा कौन कहाँ होता है इसका आप डायग्राम देख लो। हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। ये देखो, डायग्राम दिखने लगा, एक व्यक्ति दिख रहा होगा। तो मैं आपको यहां से ऐसे बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मुंह के पास यहां वाला, ये ऐसे देखो, ये आदमी ऐसे खड़ा है, नहीं ऐसे खड़ा है, हाँ ऐसे खड़ा है। तो ये जो पहला वाला पार्ट है, ये है इसकी ओरल कैविटी, यानी कि माउथ कैविटी। अब भोजन यहां से उतरा, ये हो गया ओइसोफेगस यानी ग्रास नली। ठीक, तीसरा पार्ट स्टमक का बताया हमने, तो मैंने क्या बताया, राइट साइड में यहां पर होता है अमाशय। क्या होता है? वो सॉरी, लिवर, यकृत। तो यहां पर जो सेम जैसा आकृति आपको दिख रही है वो है देखो वो क्या है, वो है यकृत की। यकृत के नीचे जो थैलीनुमा आपको आकृति दिख रही है, थैलीनुमा, वो होती है स्टमक। ठीक, उसी को बोलते हैं स्टमक यानी कि अमाशय, जिसको हम लोग कहते हैं पेट। स्टमक को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटियां, जो बाहरी सिरे पर, बाहरी सिरे पर आपको दिख रहा होगा, यहां पे लिखा होगा स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, कहीं लिखा है? अरे बोलो, हाँ लिखा है। ठीक है, समझो, कोलन मैंने भाग बताया है ना किसका होता है, लार्ज। तो आप समझ जाओगे इसमें लार्ज कौन सी है, स्मॉल कौन सी है। वेरी गुड। एक आपको बंद कमरा टाइप दिख रहा होगा, जिसके अंदर सिकुड़ी सिकुड़ी बहुत सारी एक चीज दिख रही होगी। जो अंदर सिकुड़ी है, बाहर कमरे वाली नहीं, जो अंदर सिकुड़ी टाइप की है अंदर, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जो कि इतने छोटे से भाग में 6 से 7 मीटर लंबी होती है। इसी के दो भाग होते हैं, ग्रसनी और इलियम। इसी को बोलते हैं, ग्रसनी को ही बोलते हैं डिओडेनम। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद मैंने आपको बताया सीकम। सीकम क्या होता है, जरा देखो, जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में जो कोलन वाला भाग दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, उसमें बड़ी आंत में जो बाहर कमरा टाइप है, उसमें नीचे एक छोटा सा एक घुंडी नीचे दिख रही होगी, छोटी सी दिख रही है। उस घुंडी के ठीक ऊपर वाले सिरे, देखो आपको देखना है, मैं आप यहां बताते हैं। देखो आपको यहां पर एक घुंडी दिख रही होगी और इसके ऊपर कुछ ऐसा भाग होगा। तो ये जो घुंडी होती है, ये क्या कहलाती है? इस घुंडी को हम लोग कभी कहते हैं, किसी को सुनो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो गई, तो ये यहां नहीं, यहां दिखाता हूं। देखो ऐसे एक लाइन दिख रही होगी, उसके ऊपर ऐसा भाग बना होगा। तो ये जो पार्ट होता है, ये वाला, यही होता है सीकम। सुना नहीं, ये नहीं, ये होता है अपेंडिक्स। ये वाला पार्ट जो होता है, जो इस अपेंडिक्स के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं सीकम। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन पर। तो बाहर जो कमरे नुमा शेप दिख रहा है, जो कि मुड़ा हुआ है, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। दो भाग में होता है, कोलन और रेक्टम। रेक्टम मतलब मलाशय। ठीक, बोलो इतनी बात ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको डायग्राम को हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलो इतनी बात का आप वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट या नोट कर लेना बाद में, जो भी है, बार बार कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको हटा रहे हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एक ग्लैंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं लिवर, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और उसमें क्या नाम है, डाइजेशन में सबसे ज्यादा मददगार होती है। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे एक एक चीजों को पढ़ते रहेंगे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं।
तो अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे लिवर वाला पार्ट। इसको मैं रफ कर देता हूं। समझ गए ना भैया? ए बाबू, ए बाबू, ए। चलिए, इतना काला होता है, हे भगवान, देख लो। हाथ जब पढ़ाने के बाद उठो तो हाथ में ऐसा लगने लगता है कि हाथ हाथ है ही नहीं। ये जो हाथ अभी ऐसा दिख रहा है, हो सकता है आखिरी में जाए तो ये हाथ ऐसा दिखने लगे। चलो, तो हाँ, क्या बोला मैंने बोला अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? रेक्टम को, है ना। एक तो इतने महंगे महंगे फ़ोन ये लोग लिए हैं ना, हमें तो साला चलाना भी नहीं आता है। चलो भैया, टाइम। हाँ, तो हमने क्या बोला? हमने कहा कि अब हम लोग जो पहली अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे लिवर। लिवर दिख रहा है, ऊपर लिख दिया ना, लिवर। लिवर का मतलब होता है यकृत। क्या मतलब होता है? यकृत। और शरीर की अगर आपसे पूछा जाए, देखो इस पर 2-3 सवाल बन जाते हैं सिर्फ यकृत पे ही, कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एक सवाल ये आता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका जवाब होगा यकृत। एक सवाल ये भी आता है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो भी आपका जवाब होगा ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है यकृत। इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं यकृत की और जानते हैं इसके विषय में, ठीक है। हाँ, तो चलो बात ये आती है कि ये जो यकृत होता है जिसके विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पाचन ग्रंथि का एक भाग होता है, जिसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। ये जो पाचन ग्रंथि का भाग होता है, हालांकि ये भी पाचन डाइजेस्टिव ग्लैंड ही है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से होती है, या हमारे शरीर में इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे पता चला कि ये पाचन में मदद करती है, कैसे पता चला कि यही लीवर है। हमारे शरीर की जो बनता है वो हमारा शरीर 3 परतों में बनता है। मैंने आपको जब कभी बायो इससे पहले पढ़ाई थी तो उसमें बताया था, जैसे फलों में भित्तियाँ होती हैं, एक्सोकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प, वैसे हमारा शरीर भी 3 प्रकार की डर्म से मिलकर बना होता है, परतों से मिलकर बना होता है। तो इसकी अगर ओरिजिन की बात करते हैं तो ये एंडोडर्म में ओरिजिन होता है, एंडोडर्म, ठीक है, याद रखेंगे। उत्पत्ति ओरिजिन कहां से माना गया? एंडोडर्म से, यकृत का। दूसरा एक क्वेश्चन उत्पत्ति के लिए मैंने बताया, एंडोडर्म, ओरिजिन। एंडोडर्म। दूसरा एक क्वेश्चन पूछ देता है कि लिवर का वेट कितना होता है। ये क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा कि बताइए हमारे शरीर में, ये बेसिकली हम मनुष्य के यकृत की बात कर रहे हैं, मनुष्य के लिवर की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि मानव शरीर के लिवर का वेट कितना होता है, यकृत का वजन कितना होता है। तो आपका जवाब होगा मानव शरीर के यकृत का जो वेट होता है वो लगभग 1200 ग्राम से लेकर 1200 से 1500 ग्राम होता है ग्राम में, यानी कि लगभग आप 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक बता सकते हो कि हमारे लिवर का वेट होगा। हमारे लिवर मतलब मनुष्य के लिवर का वेट होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? इतने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बढ़िया। अब तीसरा सवाल यहाँ पर क्या उठता है? तीसरा सवाल ये उठ सकता है कि बताइए इसकी स्थिति क्या होती। स्थिति मतलब ये लिवर जो होता है वो कहाँ स्थित होता है। तो अब यहाँ से आपका मेन जो चीज़ है वो शुरू होती है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा पानी पी ले भाई, काफ़ी देर से बोल रहे बनता है। कहाँ पर स्थित होता है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको अब ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, समझ में आ जाएगा। देखो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये डायफ्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? डायफ्राम। ये वो वाला पार्ट है जो शरीर के फेफड़ों को स्थिर रखने में, उनको मजबूत रखने में क्या करता है? मजबूती देता है, ठीक है। ये वो वाला पार्ट है डायफ्राम।
अब उसके नीचे वाला हिस्सा जो होता है लिवर का आता है। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनना, ये अगर आपको पार्ट लिवर दिख रहा है तो इधर हमारा स्टमक होता है, पेट होता है। अगर मैं इधर कुछ ऐसे बना दूं तो ये स्टमक होता है। स्टमक को जो हिंदी में अगर आप कहोगे तो कहोगे उदरीय गुहा। क्या कहोगे? स्टमक कैविटी, उदरीय गुहा। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर ये स्टमक वाला पार्ट है तो लिवर उसके किस तरफ है? राइट साइड में। तो इसकी स्थिति की बात करते हैं, अगर पोजीशन की बात करते हैं तो आप क्या बताओगे कि ये उदरीय गुहा के दाहिनी तरफ स्थित होता है, स्टमक कैविटी के राइट साइड में, उदरीय गुहा के दाहिनी तरफ यानी कि राइट साइड में स्थित होता है। कौन? लिवर राइट साइड में होता है। किस में होता है? राइट साइड में। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब तीसरी बात पे, मतलब अगली बात पर आते हैं। जैसे अगर ये पूछा गया कि लिवर जो होता है, मनुष्य का जो यकृत होता है, ये कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? कितने पार्ट से, मतलब हर व्यक्ति को नहीं पता होगा कि ये कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, लेकिन अभी तक अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं तो ये आपको लगता होगा लिवर की बात हो रही, लिवर तो यार एक ही होता है मनुष्य शरीर में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, वेंट्रिकल, एट्रियम, 2 ऊपर 2 नीचे, राइट और लेफ्ट में। वैसे ही मनुष्य का जो लिवर होता है ये भी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट होता है राइट लोब और दूसरा पार्ट होता है लेफ्ट लोब। ये है पार्ट जो ये वाला जो आपको बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज द राइट लोब। राइट लोब मतलब दाहिनी पाली, और ये होता है लेफ्ट लोब, बाईं पाली। राइट लोब और लेफ्ट लोब। क्लियर है भाई? पहले तो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आ गया आपको। अब जरा ध्यान से समझना, राइट लोब जो होता है, जो दाहिनी पाली होती है, वो हमेशा लेफ्ट लोब से बड़ी होगी, तो इसको लिख लेना, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट इसके लिवर में ये है कि राइट लोब, ऐसे लिख दे रहे हैं RL, समझ जाओगे। राइट लोब इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब, लिवर की दाहिनी पाली हमेशा बाईं पाली से बड़ी होगी। राइट लोब इज ग्रेटर देन लेफ्ट लोब। अब एक सवाल इसमें यह भी पूछता है, क्या दाहिनी पाली यानी कि जो राइट लोब होती है, क्या उसके भाग होते हैं? मतलब अब तुम ये मत समझना कि अगर राइट लोब के पार्ट हो रहे हैं तो हमारा लिवर 4 उसमें पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राइट लोब के पार्ट होते हैं, तो जवाब होगा हाँ होते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं राइट लोब के। देखो पहला पार्ट हम आपको ये दिखा दे रहे हैं, इससे यहां से ऐसे समझ लो, ये वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट ये दिखा दे रहा है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब, और इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं काउडेट लोब। काउडेट लोब, ठीक है, काउडेट लोब। तो आप यहां पर लिखोगे क्या? तीसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा? ये आप लिखोगे कि राइट लोब जो है, दाहिनी पाली जो है, उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। मैं आपको वहां पर डायग्राम में नाम भी बता रहा हूं और उसी पार्ट चीज को यहां पर लिखा भी दे रहा हूं, ताकि कंफ्यूजन की कोई भी गुंजाइश ना रहे। एक बार में आप 2-2 चीजों को निपटाते रहे। काहे कॉल कर रहे हो, मर जाओ एक है नहीं तो। राइट लोब, इसके 2 भाग हो गए। मैंने क्या बताया? एक भाग हो गया क्वाड्रेट लोब, और दूसरा भाग मैंने क्या बताया? काउडेट लोब, ठीक है। एक आध हो सकता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो उसको बहुत बड़ा इशू मत बनाना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। इसमें बहुत मतलब वो नहीं, ज़रूरत नहीं होगी उसको बनाने की। अरे यार मार्कर कहाँ गया? हाँ, अब आते हैं अगली पार्ट पर। अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आने जा रहा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आने जा रहा है, इसको आप समझो। क्वेश्चन ये पूछता है कि जो राइट लोब है यानी कि दाहिनी पाली है, और जो लेफ्ट लोब है बाईं पाली है, इसको जो जोड़ने वाला एक चीज होती है वो क्या होती है, उसका नाम क्या होता है? ध्यान से सुनना। हमारे लिवर की राइट लोब यानी कि दाहिनी पाली
और लेफ्ट लोब को जोड़ने वाला एक ये स्नायु होता है, और स्नायु को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। और इसका नाम होता है फैसीपेरम। क्या नाम होता है? फैसीपेरम। तो चौथा पॉइंट इसमें क्या बन जाएगा? इसमें ये बन जाएगा कि राइट लोब दाहिनी पाली प्लस लेफ्ट लोब यानी कि बाईं पाली को जोड़ने वाला क्या बोला मैंने? फैसीपेरम स्नायु होता है। एक स्नायु जोड़ने में एक स्नायु काम करता है। स्नायु का मतलब लिगामेंट काम करता है। लिगामेंट काम करता है। लिगामेंट काम करता है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं, लिखो फटाक से लिखो, फैसीपेरम लिगामेंट। क्या बोलते हैं? फैसीपेरम लिगामेंट। लिख लोगे? लिख दे, फैसीपेरम लिगामेंट। फैसीपेरम लिगामेंट। ठीक है, इतनी बात को नोट कर लो पहले फटाक से। और उसके बाद अगर इतने में अभी तक कोई समस्या आई है तो आप हमें बता सकते हैं, और अगर नहीं आई है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। चलो जल्दी से पहले इतनी बात को कंफर्म करो कि ये बात समझ में आ गई सभी को। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर आ गई? फैसीपेरम। अब हमको 1 मिनट का टाइम दो तो हम इंक डाल लें थोड़ा सा, ताकि जो है काम और अच्छा होता जाए। क्या बोलते हो? कर ले? ठीक है, तो 1 मिनट का समय दे दो। पढ़ तो आप रही हो, मैं पढ़ा तो रही हूँ, बोल तो रही हूँ लगातार। ठीक है, बस 1 मिनट। बस 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 बस, खत्म खत्म खत्म। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, लिंक हो गई। अब इसका चौथा बड़ा पॉइंट जानते हो क्या? चौथा तो हो गया, पांचवा बड़ा पॉइंट क्या होगा हम आपको समझाते हैं। पहले डायग्राम में देख लेना, फिर उसको लिखा देंगे। ठीक है, लिवर की जो राइट लोब होती है, दाहिनी पाली जो होती है, इसके नीचे आपको ये संरचना एक दिखाई दे रही है। बोलो, ये संरचना दिखाई दे रही है। ये संरचना जो होती है, इसको ये संरचना सबसे पहले तो समझ लो ये हरे रंग की संरचना होती है, ग्रीन कलर होता है इसका। ये संरचना कैसे रंग की होती है? हरे रंग की। अच्छा, उसके बाद जैसे ये कहा गया कि ये संरचना हरे रंग की होती है, इसे कहते क्या है? आपने सुना है कि हमारे शरीर में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है। तो पथरी कहाँ कहाँ होती है? एक पथरी के लिए सुना है कि सर वो किडनी में हो जाती है, जैसा कि मेरे है, दोनों किडनी में। और एक पथरी होती है, स्टोन होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। तो ये जो हरे रंग की संरचना है, ये होती है गॉल ब्लैडर। क्या होती है? गॉल ब्लैडर। क्वेश्चन पूछा जाए कि गॉल ब्लैडर कैसे रंग की संरचना है, आपको बताना हरे रंग की संरचना है गॉल ब्लैडर। इसी को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, यहां पे लिख दे रहे हैं गॉल ब्लैडर। अच्छा, गॉल ब्लैडर में होता क्या है? जैसा इसका नाम है पित्त आशय। क्या नाम है? पित्त आशय। तो यहां पर जो बाइल जूस होता है वो आके स्टोर होता है, पित्ताशय जो होता है वो स्टोर होता है। यहां पर उसका सिंथेसाइजेशन, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि गॉल ब्लैडर कभी भी पित्ताशय का निर्माण नहीं करता है। ये पित्ताशय को क्या करता है? स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। याद ध्यान रखेंगे कि गॉल ब्लैडर क्या करता है? पित्ताशय को स्टोर करता है। मर लो तुम इतनी देर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर पित्ताशय को स्टोर करता है, ना कि उसका निर्माण करता है। तो सर अगर गॉल ब्लैडर, एक तो ये फोन आज जो है इतना डिस्टर्ब कर रहा है कसम से। चलो खैर, गॉल ब्लैडर पित्ताशय को स्टोर करता है, निर्माण नहीं करता। सर अगर गॉल ब्लैडर पित्ताशय का यानी बाइल जूस का निर्माण नहीं करता तो कौन करता है? याद रखना, बाइल जूस का निर्माण करता है हेपेटिक ग्लैंड्स। हेपेटिक ग्लैंड मतलब यकृत वाली जो वाहिनियां, जो ग्रंथियां होती है जो यकृत में होती है, ग्लैंड, वो निर्माण करती है बाइल जूस का। बाइल जूस की जो पीएच वैल्यू होती है 7 से लेकर 7.5 तक होती है।
ठीक है, एल्कलाइन होता है। कैसा होता है? एल्कलाइन। बाइल जूस कैसा होता है? एल्कलाइन। ठीक, तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट अगर लिखो, इसको हम थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट रफ किए दे रहे हैं, यहाँ पर हम आगे से लिखना चालू करेंगे। ठीक है, कर देना, बिल्कुल कर दीजिए सर, बहुत अच्छी बात है। चलो, इतना पार्ट हम थोड़ा सा ऊपर का रफ कर रहे हैं ताकि हम आगे लिख सकें। चलिए भाई, हाँ मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि गॉल ब्लैडर में कभी भी क्या नहीं होता है? पित्ताशय का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या होता है? जो बाइल होता है वो स्टोर होता है, कि बाइल जूस क्या होता है? स्टोर होता है। तो आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, मतलब अगला पॉइंट क्या लिखोगे? अगला पॉइंट लिखोगे बाइल जूस का निर्माण यानी पित्ताशय का निर्माण कहाँ होता है? पित्ताशय का निर्माण हमेशा याद रखना यकृत में होता है, लिवर में होता है। बहुत याद रखना, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे बाइल जूस का जो फॉर्मेशन होता है, बाइल जूस यानी कि पित्ताशय का जो निर्माण होता है, का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, लिवर में होता है, यकृत में होता है, लेकिन यकृत में होता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? लेकिन दिस इज स्टोर, बाइल जूस इज ऑलवेज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, लेकिन यह है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में स्टोर होता है आके, याद रखना। दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन हाँ याद रखनी पड़ेगी। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। कौन स्टोर होता है? कौन? बाइल जूस। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए बाइल जूस का कलर कैसा होता है, यानी पित्ताशय का कलर कैसा होता है, तो आप याद रखोगे ये येलोइश कलर का होता है, येलोइश, यानी कि पीले से मिलता जुलता कलर होता है इसका, पीला पीला। किसका? बाइल जूस का। क्या इतनी बात मेरी सभी के समझ में आ गई? हाँ या ना का जवाब दे दो। ठीक है, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझना, इसको आगे बढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। देखो मैंने यहाँ पर कुछ संरचनाएं बना रखी। ये जो संरचना इधर जा रही है इसको, और ये संरचना जो है इधर, इसको देखो ध्यान से, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक, देखो ये संरचना कहलाती है जो कि लेफ्ट लोब से होकर आ रही थी, ये संरचना कहलाएगी लेफ्ट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक राइट हेपेटिक, क्या बोलते हैं इसको, भूल गया हूं क्या मैं? चलो खैर अभी बताते हैं, याद आ जाएगा। इसको लेफ्ट यकृत वाहिनी बोलते हैं हिंदी में, और इस वाले पार्ट को जो इधर से आ रहा है इसको बोलते हैं RHD यानी कि राइट हेपेटिक वाहिनी, दाहिनी यकृत वाहिनी। ध्यान से समझना है, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है, इसको RHD बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये दोनों जब आगे मिलकर आती हैं यहाँ पर, देखो इधर से राइट वाली आई, इधर से लेफ्ट वाली आई, ये मिलकर यहाँ पर आगे। बहुत ध्यान से सुनना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अगर नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं गच्चा खा जाओगे, पक्की बात है। अगर ये बात नहीं समझोगे तो गच्चा खा जाओगे। ठीक है, तो एक राइट हिपैटिक लेफ्ट वो होती है और एक लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होती है, जो कि आगे अगर मिलती हैं तो ये क्या कहलाती है? कहलाती है उभयनिष्ठ यकृत वाहिनियां। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बताया कि लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, बोल तो रहे हैं डक्ट, हाँ यार, डी फॉर डक्ट होता है, वाहिनी। तो ये जब आके दोनों आपस में मिलेंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला, ये कहलाता है कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या कहलाता है? कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट लिखे दे रहे हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट यानी उभयनिष्ठ यकृत वाहिनियां। असल इनका यूज क्या है यकृत वाहिनियों को, ये आप हमें बता क्यों रहे हो? मन में ये प्रश्न आया कि सर ये हमें आप क्यों बता रहे हैं कि ये दाहिनी यकृत वाहिनी है, ये बाईं यकृत वाहिनी है, फिर ये है, फिर ये वो है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो बाइल जूस होता है उसका निर्माण कहाँ होगा? कहाँ होगा? यकृत में। लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है? वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो ये यकृत से गॉल ब्लैडर में उचक के तो आ नहीं गया होगा या उछल के तो आ नहीं गया होगा, ये किसी न किसी चीजों से आया होगा। तो और ऐसा भी नहीं कि बाइल जूस का निर्माण सिर्फ राइट लोब में हुआ है, लेफ्ट लोब में नहीं हुआ है। बाइल जूस का निर्माण दोनों से होता है और दोनों से ही
ये कॉमन हिपैटिक डक्ट के सहारे होता हुआ आता है और जाके कहां स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में, इसलिए मैंने इसको बताया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या लिखोगे आप कि राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट को मिलने से जो डक्ट बनती है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ हिपैटिक डक्ट, यानी कि उभयनिष्ठ यकृत वाहिनी, कॉमन हिपैटिक डक्ट। एच फॉर हिपैटिक है, लिख लो इस बात को, हाँ लिख लो इस बात को। चलिए सरकार आगे बढ़े, आप लोगों की इजाजत हो। खैर इतनी बात तुम उम्मीद से है कि पूरी तरीके से आपको दिमाग में घुस गई होगी। हाँ या ना का जवाब देते रहिएगा, आगे बढ़ते रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक। अब उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत ध्यान से समझना। देखो अब इसके बाद ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट के सारे बाइल जूस यहां पर आए, जाके स्टोर हुआ, जाके किसमें, जाके स्टोर हुआ जाके पैनक्रियाज, उसमें सॉरी गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से भी एक वाहिनी निकलती है और गॉल ब्लैडर में स्टोर क्या होता है, गॉल ब्लैडर में अभी आपको पता है बाइल जूस स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर से भी एक वाहिनी निकलती है। अब उस वाहिनी को हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। गैसीय, या आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हो, इसको बोलते हैं गैसीय वाहिनी, या आप इंग्लिश में समझ सकते हो, इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। अब हुआ क्या कि गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट क्या लेकर आगे बढ़ेगी, जो कि इसमें जमा था, क्या जमा था, बाइल जूस। ये सिस्टिक डक्ट आगे बढ़ती, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये है हमारा शरीर का अग्नाशय, यानी कि पैनक्रिया। क्या है, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज में क्या बनता है, पैनक्रियाटिक जूस। क्या बनता है, पैनक्रियाटिक जूस। यहां पर बाइल जूस स्टोर है, यहां पर पैनक्रियाटिक जूस बन रहा है। ये सिस्टिक डक्ट अपने बाइल जूस को लेकर आगे बढ़ती है और आमाशय से किसके साथ मिलती है, पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिलती है और फिर आगे बढ़ जाती है। और जब आगे बढ़ती है तो इसे कहा जाता है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, यकृत आमाशय वाहिनी। क्या कहते हैं, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि यकृत आमाशय वाहिनी या आमाशय वाहिनी, जो आपको समझ में आए वो आप कह सकते हो। दूसरी चीज, एक सवाल ये पूछ देता है, अगला पॉइंट ये लिख दे रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूस की जो पीएच वैल्यू होती है, किसका, पैनक्रियाटिक जूस का जो पीएच वैल्यू होता है वो हमेशा ज्यादा होगा बाइल जूस के पीएच वैल्यू से। बाइल जूस के पीएच वैल्यू से पैनक्रियाटिक जूस का पीएच वैल्यू ज्यादा होता है। यहां पे लिख रहे हैं पीएच वैल्यू। पीएच का मतलब समझते हैं ना सभी लोग आप, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू, तो पीएच का मतलब जो यहाँ पर होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि पैनक्रियाटिक जूस में हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है कंपैरिजन देन बाइल जूस। बाइल जूस में अभी मैंने आपको बताया पीएच वैल्यू लगभग 7 to 7.4 होती है, जबकि पैनक्रियाटिक जूस की पीएच वैल्यू अगर आप ध्यान से समझोगे या कहीं पढ़ा होगा, अगर थोड़ा बहुत याद भी आ रहा है, तो ये लगभग 8 तक हो जाती है। और दोनों क्या करते हैं, दोनों का काम क्या होता है, ये हमारे फूड को एल्कलाइन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एल्कलाइन कर देते हैं, ताकि उसका डाइजेशन आराम से हो जाए। ठीक, उम्मीद है कि इतनी बात आपको आज भर के लिए समझ में आई होगी। और अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ सर इतनी बात समझ में आई। अगर कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज उसको कमेंट में जरूर करके पूछिएगा। ठीक है, अब अगले बार जब हम लोग मिलेंगे बायोलॉजी की क्लास में तो हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लिवर, कि लिवर के फंक्शन क्या होते हैं, कि किन किन कारणों से लिवर को हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट गुड डे। ठीक है, जय हिंद।